Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 10 मई 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बाल्टिक सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन को आपको साल 2019 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस क्वेश्चन में अलग अलग कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा चावल का एक्सपोर्ट किया है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में चर्चा की गई है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार श्रीलंका को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फॉरेक्स रिजर्व वगैरह डाउन हो चुका है, सरकार के पास में कहीं से भी पैसा आ नहीं पा रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं पा रहा है और इसी चक्कर में काफ़ी सारे लोग सड़क पर उतर आ चुके हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट में। वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांग ये है कि जो सरकार है वो रिज़ाइन कर दे, क्योंकि इसी सरकार के चक्कर में, इसी सरकार के अंडर में श्रीलंका के ये हालात हुए हैं। अब होता क्या है, मंडे में प्रोटेस्ट ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्सा, इनको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो अभी जो श्रीलंका के पीएम हैं ये क्विट कर चुके हैं, ये रिज़ाइन कर चुके हैं और ये जो रेजिग्नेशन है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। कैबिनेट वहाँ का डिसॉल्व हो चुका है। जो भी ये प्रोटेस्ट चल रहा था इसके अंदर 3 लोग की जान जा चुकी है और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड भी हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी थे, फेवर में भी थे, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन दोनों के बीच में भी क्लैश हुआ तो वहाँ पर भी काफ़ी सारा वायलेंस देखने को मिला है। ये आप देख पाओगे पिक्चर जहाँ पर व्हीकल्स वगैरह भी जलाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर हो रही हैं, जिसको इस आर्टिकल के अंदर कवर किया गया। आई होप आप लोग को यहाँ पर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर कि आखिरकार श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है। अब जो सिचुएशन है इसको तो हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, मेंस आंसर राइटिंग भी कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख पाओगे एक छोटा सा इसके अंदर अपडेट निकल कर आया है जिसको आप लोग ऐड कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। आपने देखा होगा थंबनेल के ऊपर एक आर्टिकल मैंने लगा रखा है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, थंबनेल के लिए एक अलग से आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और पिछले दिन में काफ़ी चर्चा में होता है। तो कल क्या हुआ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है और ताजमहल को लेकर एक कंट्रोवर्सी बाहर आती है। वो कंट्रोवर्सी क्या है पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं। हिंदी आर्टिकल्स भी हैं, देन उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर इंग्लिश आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कल आर्टिकल कल का है, ठीक है। कल मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक रेगुलर बेसिस पर ये बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए नजर आए हैं। हुआ क्या है, तो ताजमहल को लेकर कंट्रोवर्सी यहाँ पर यह है, एक पिटीशन जारी किया गया है ताजमहल को लेकर और वो यह है कि ताजमहल के जो 22 बंद कमरे हैं उसको खुलवा कर जांच करनी चाहिए। ये यहाँ पर याचिका दाखिल की गई है।
ठीक है। अब यहाँ पर बोला यही जा रहा है इस पिटीशन के अंदर में कि वो जो 22 कमरे हैं वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ होने का दावा है, इसी वजह से यहाँ पर उन कमरों को खोलना चाहिए और एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यहाँ पर, इसको एक जांच करनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी के अंदर ये देखने को मिला है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, इसमें यहाँ पर ये याचिका दायर की गई है, जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है। ठीक है, कि एएसआई को इस मामले में आना चाहिए और एएसआई को जांच करके अपनी एक रिपोर्ट देनी चाहिए। एएसआई क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो याचिका है ये किसने दायर की है? तो डॉक्टर रजनीश सिंह ने यहाँ पर ये याचिका दायर की है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। इनका मानना यह है कि देखो लंबे समय से ताजमहल को लेकर एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली है, तो यहाँ पर अब एक अच्छे से पूरा का पूरा एनालिसिस होकर सभी लोगों के सामने यहाँ पर सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस यहाँ पर बोला गया कि बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी हैं, हिंदू ग्रुप्स हैं, उनका यहाँ पर कहना यह है कि काफ़ी समय से देखो इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि जो ताजमहल आपको देखने को मिलेगा वो एक पुराना शिव मंदिर है जिसको तेजो महले के नाम से यहाँ पर जानते थे। ठीक है, तो तेजो महले के नाम से यहाँ पर वो जाना जाता था। इसको लेकर भी यहाँ पर इस पिटीशन के अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि देखो एक लंबे समय से कंट्रोवर्सी है, तो ये कंट्रोवर्सी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे सामने निकल कर आने चाहिए, तो एक जांच होनी तय है और इसको लेकर ये पिटीशन डाला गया। आई होप आप लोग यहाँ पर इस पूरे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ चुके हो। क्लियर हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पा रहे होंगे आर्टिकल्स के अंदर डाली गई है। उसके बाद ये आप देख पाओगे इंग्लिश आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे पिटीशन डाली गई हाई कोर्ट के अंदर की ताजमहल के रूम्स को ओपन करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। देन उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने भी यहाँ पर इसको डिटेल से कवर किया है और डिटेल से कवर करने वाला मुद्दा यहाँ पर यही है जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। कल कॉमेंट भी आ रहा था कि सर यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को कल कवर कर देना, तो यहाँ पर उस वाले कमेंट को देखते भी मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर कर दिया है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में बात की गई है असानी साइक्लोन के बारे में। आपको पता होगा हम लोग पिछले कुछ दिनों से रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं कि जो असानी साइक्लोन है इसका यहाँ पर एक खतरा बना हुआ है। ठीक है, ओडिशा कोस्ट पर यह असानी साइक्लोन हम लोग को देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 10 मई को ये साइक्लोन हिट कर सकता है और इसकी चक्कर में यहाँ पर काफ़ी सारे जो फिशरमैन्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर एक वार्निंग हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी कि भाई वहाँ पर आपको अभी के लिए थोड़े टाइम तक जो फिशिंग वगैरह है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, डीप सी में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक साइक्लोन जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हिट हो सकता है ओडिशा कोस्ट को 10 मई तक, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। बस खाली एक छोटी सी ही इन्फॉर्मेशन ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे कि किस प्रकार से ये साइक्लोन चल रहा है। इधर बे ऑफ बंगाल के अंदर 7 मई को ये हालात होंगे, फिर 8 मई को, देन 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को, इस प्रकार से ये ओडिशा कोस्ट को हिट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो विंड स्पीड है वही बताई जा रही है, लगभग 105 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर एक विंड स्पीड भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2-4 बातें इस आर्टिकल से ध्यान रखनी है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ यहाँ पर ये जो साइक्लोन है इसका नाम असानी है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा ये साइक्लोन का नाम असानी किसने रखा? कोई तो रखता होगा नाम। हाँ, देखो अलग अलग कंट्रीज है जो कि मिलकर यहाँ पर ये नाम को रखती हैं। ठीक है, वो कैसे रखा जाता है आगे मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले ये ध्यान रखना जो साइक्लोन असानी है ये नाम दिया गया है श्रीलंका के थ्रू। क्लियर हुआ। और साल 2020-21 के अंदर भी अलग अलग साइक्लोन्स बुरी तरह से हिट हुए हैं, हमने हर एक साइक्लोन को कवर किया है। ठीक है, यही महीना था उस समय यहाँ पर, मतलब पिछले साल की बात है, ताउते, यास, निसार्गा, अम्फान, ये सारे साइक्लोन्स यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस साल ये एक साइक्लोन आ चुका है चर्चा में, वो है असानी। क्लियर हुआ। ये ज़रूर ध्यान रखना कि कौन से कंट्री ने यहाँ पर नाम रखा है, तो श्रीलंका ने यहाँ पर ये नाम दिया है असानी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ये जो साइक्लोन है, जो चक्रवात है, इसका नामकरण होता कैसे है? ठीक है, कैसे यहाँ पर साइक्लोन का नाम दिया जाता है? तो साल 2019 के अंदर एक ग्रुप ऑफ नेशन है जिसको हम लोग WMO या फिर एस्केप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर इसकी फुल फॉर्म देखें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये यहाँ पर 2 नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ इसके पार्ट देखने को मिल जाएंगी। ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, अलग अलग देशों का एक पूरा ग्रुप है जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। इसके अंदर कौन कौन से देश आपको देखने को मिलेंगे? बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, इन कंट्रीज़ के नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में जो ये ग्रुप ऑफ नेशन है इसके अंदर सिर्फ इतने देश थे। आज के टाइम पर इसमें और भी देश हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल स्टार्टिंग में इतने देश थे जो कि यहाँ पर डिसाइड करते थे साइक्लोन के नेम को। ठीक है, तो साइक्लोन की नेमिंग यही कंट्रीज़ किया करती थी। अब होता क्या है, आप लोग देख पाओगे कि आज के टाइम पर
इसके अंदर और बहुत सारी कंट्रीज़ आ चुकी हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ आने का मतलब यह है कि साल 2018 के अंदर और भी कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर ऐड हो चुकी थी। ये तो कंट्रीज़ थी ही जिसके बारे में मैंने आपको बताया। साल 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और येमेन भी यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर ऐड हुआ। और फिर उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर ये टोटल 13 कंट्री हुई। अब 13 कंट्रीज़ ने क्या किया, सब ने 13 नाम दिए, और वो जो 13 नाम है मतलब कि अलग अलग साइक्लोन के नाम दे दिए गए कि हाँ भाई कोई साइक्लोन आएगा तो ये वाला नाम उठाकर इस लिस्ट में से हम लोग उस साइक्लोन का नाम रख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नाम की लिस्ट तैयार की गई, और कोई साइक्लोन आता है तो यहाँ पर ये एक तरीके से नाम उठाकर रख दिया जाता है। और मैंने आपको बताया ये जो कंट्रीज़ हैं ये 13 कंट्रीज़, और इन्होंने 13 नाम यहाँ पर लिस्ट में तैयार किए थे, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर आप देख पाओगे ये साइक्लोन का नाम रखा गया है। क्योंकि इस ग्रुप में श्रीलंका भी है, तो आपकी बार जो ये नाम आया है आसानी, ये श्रीलंका की साइड से आया है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे जब साइक्लोन्स के नेम्स को अडॉप्ट करते हैं हम लोग, तो उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी देखनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहली बात, जो भी नाम होगा वो एक न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को वो एक तरीके से मतलब एक तरीके से वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को दर्शा रहा हो। तो यहाँ पर जो नाम है वो बिल्कुल न्यूट्रल सा हो। फिर यहाँ पर बोला गया कि ऐसा नाम हो कि किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर रहा हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है किसी पॉपुलेशन को लेकर या किसी कम्युनिटी को लेकर वो नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो साइक्लोन है वो एक डिस्ट्रक्शन लेकर आ रहा है। ठीक है, फिर साथ साथ यहाँ पर कोई जो नाम है वो रूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। फिर साथ ही साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नाम जो है वो छोटा सा होना चाहिए और बहुत आसान होना चाहिए, हर एक व्यक्ति आराम से उसको प्रोनाउंस कर सके। ये गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइक्लोन के जितने भी नाम होते हैं यहाँ पर आप देख पाओगे आसानी, फिर उसके बाद यास आया था। ठीक है, अम्फान, ताउते, ये सारे नाम इतने छोटे छोटे नाम क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर इसकी गाइडलाइंस में मेंशन है कि जो भी नाम होगा उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वहाँ पर 8 लेटर होगी, यानी 8 शब्दों से ज़्यादा शब्दों का यहाँ पर आप कह सकते हो इस साइक्लोन का नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से एक छोटा सा नाम होता है जिसको यहाँ पे प्रोनाउंस किया जाता है, और जब भी नाम रखा जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है कि ताकि जो लोग हैं वो इसको सही से प्रोनाउंस कर पाएँ। और एक बात और है कि जब भी यहाँ पर ये साइक्लोन है इसको एक नया नाम दे दिया गया। जैसे कि आज ये साइक्लोन आसानी वाले के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक आसानी साइक्लोन आया, तो मान लो यहाँ पर फिर से कोई साइक्लोन आता है तो उसको ये वापस से आसानी नाम नहीं दिया जा सकता। तो मतलब एक नाम जो यूज़ हो चुका है उसको वापस से हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइक्लोन्स की नेमिंग हो गई। अब साइक्लोन्स होते क्या, ये तो मैं काफ़ी बार आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। चलो एक ओवरव्यू फटाफट ले लेते हैं। नाउ यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ऊपर आपको ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिल जाएगा, और फिर नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिल जाएगा, और बीच में आपको इक्वेटर देखने को मिल जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला हिस्सा है ये आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलता है, और इसी रीजन के बीच में जो भी यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, जो भी चक्रवात आते हैं, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान देना है, वो ये है कि देखो जब इंडिया की साइड में इधर यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, इसी वाली साइड में आज के टाइम पर साइक्लोन आ रहा है ना, और एक साइड आपको इधर ये वाला जो है ये अरेबियन सी का साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी इस वाले पोर्शन में साइक्लोन आता है तो इसको हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं। ये भी जो चक्रवात है इसको साइक्लोन ही बोला जाता है। लेकिन यही चक्रवात अगर चाइना और जापान की साइड में आता है तो इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, और यही चक्रवात जब ऑस्ट्रेलिया की साइड में आता है तो विली विलीज के नाम से जाना जाता है, और यही चक्रवात जब साउथ अमेरिका की साइड में आता है तो यहाँ पर इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूपीएससी ने यहाँ पर एक साल में क्वेश्चन पूछा है विली विलीज को लेकर कि भाई यहाँ पर कि विली विलीज क्या है, और उसके नीचे फिर यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए थे। उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि जो ये एक साइक्लोन है जो कि ऑस्ट्रेलिया की साइड में आता है, तो वही ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंटली एक तरीके से लगा कर दे दिया था पेपर में, आपको याद होगा। ठीक है, तो अभी 2 दिन पहले हमने शायद इसके बारे में डिस्कशन किया था, तभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को दे दिया था। इस वजह से मैंने आज ये क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, बट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, इसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्लियर हुआ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। अब जो भी ये चक्रवात होते हैं इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज बोले तो यहाँ पर बोला ये गया कि चक्रवात के अंदर एक तूफान चल रहा है, एक स्टॉर्म है, आंधी है, और उस आंधी यानी जो हवा है उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उतना खतरनाक होगा, ऑब्वियस ही बात है ना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ साइक्लोन्स होते हैं जिनके अंदर जो हवा की स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, उसको हम लोग डिप्रेस्ड बोलते हैं। फिर एक डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो होता है सुपर साइक्लोन स्टॉर्म। यहाँ पे जो एयर की स्पीड होती है, जो तूफान की स्पीड होती है, वो लगभग यहाँ पर 222 किलोमीटर से भी ज़्यादा की आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये हमारे साइक्लोन्स की कैटेगरी हो गई, ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब साइक्लोन्स बनते कैसे हैं,
देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के पीछे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के बारे में तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, बट यहाँ पे समझने के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। कभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं डिटेल्ड वीडियो भी यहाँ पर इसके ऊपर एक बना दूंगा कि कैसे यहाँ पर साइक्लोन्स का अकरेंस होता है। सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे, मान लो यहाँ पर एक समुद्र है, इस समुद्र के ऊपर यहाँ पर लगातार सूर्य की किरणें पड़ रही है इक्वेटर का, क्योंकि इक्वेटर वाले हिस्से पे पड़ रहा है ना। क्योंकि आप देख पाओगे मिडिल वाले रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में यहाँ पर ही साइक्लोन्स आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब यहाँ पे जब पानी वार्म होने लगता है, पानी जब गर्म होने लगता है तो यहाँ से इवापोरेशन वगैरह हो गया, ठीक है। इवापोरेशन होगा, फिर उसके बाद पानी इवापोरेट होकर ऊपर आएगा और यहाँ पर आप कह सकते हो ये ऊपर जैसे ही यहाँ पे जो ठंडी हवा है उससे कांटेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये बादल बनाएगा, इस प्रकार से क्लाउड्स बनने लगते हैं। फिर यहाँ पे क्लाउड्स बनने लगेंगे, नीचे एक लो प्रेशर सा एरिया क्रिएट होगा और लो प्रेशर सा एरिया क्रिएट होता है तो आपको ही पता है यहाँ पर मान लो एक लो प्रेशर यहाँ पे बन चुका है तो इसके आसपास जो भी हाई प्रेशर होगा, ठीक है, जो भी हवा होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो सारी हवा इधर की साइड यहाँ पर भागनी चालू करेगी और इस प्रकार से यहाँ पर ये स्पिनिंग चालू हो जाती है और इस प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पर ये चक्रवात बनता रहता है, ठीक है। और इसके अंदर कोरियोलिस फोर्स वगैरह का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में कभी आपको मैं समझाऊंगा। कोरियोलिस फोर्स का एक बहुत बड़ा यूज़ यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अभी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इस चक्कर में बस खाली सिंपल सा एक रिव्यू ले सकते हो कि हाँ किस प्रकार से साइक्लोन्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है वो नहीं दबाया तो फटाफट दबा देना। आपके लिए जो है डिस्कशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, रेलिवेंट चीज़ें, खासकर एडिटोरियल से, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट से, बाकी सारे न्यूज़ डिस्कशन से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको निकाल कर देता हूँ अलग से। तो आप लोग इतनी हेल्प कर सकते हो कि वीडियो को लाइक करके और नीचे कॉमेंट करके एक सपोर्ट दिखा सकते हो। आगे चलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे सिलेबस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का जीएस पेपर 1 के अंदर ये टॉपिक मेंशन्ड है यूपीएससी के थ्रू। तो यहाँ पे आपको ये आर्टिकल भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और यूपीएससी ने इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट साल 2021 के पेपर में ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आया था और कैसे आप लोग वहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। आपको पता होगा अभी हम लोगों ने यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो बर्थडे है इसको सेलिब्रेट किया है, ठीक है। और ये जो बर्थडे है ये बैसाख के जो महीना होता है उसके 25वें दिन पर आता है और इस हिसाब से आप देख पाओगे जो इंग्लिश डेट है वो 7 मई की है। तो 7 मई को हम लोगों ने यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई। पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि अपने पास में आप लोग लिख कर रख सकते हो, हमेशा काम में आएगा, ठीक है। तो अभी हुआ क्या, हमारे पीएम ने 9 मई को श्रद्धांजलि दी है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। इस वजह से भी ये चर्चा में है। और मैंने आपको बताया बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो टैगोर जयंती है ये यहाँ पर बैसाख महीने के जो बैशाख महीना है उसके 25वें दिन पर आती है। क्लियर हुआ? अब बात करें टैगोर जी के बारे में तो यहाँ पर इनका जन्म होता है कलकत्ता में 7 में 1861 में। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं, बट यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि इनको हम लोग गुरुदेव काव्य गुरु और विश्व काव्य के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये एक तरीके से सबसे बड़े आर्टिस्ट, एक आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव से आर्टिस्ट थे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनकी पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक बंगाली पोएट थे, नॉवलिस्ट थे और पेंटर थे, ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रोफेशंस यहाँ पर उन्होंने फॉलो किए, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। उसके बाद खासकर जो एक तरीके से आप कह सकते हो इंडियन कल्चर है उसको जो वेस्टर्न सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें उस इंट्रोडक्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। मतलब जो हमारा इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति आपको देखने को मिलेगी जो आज के टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज़ की साइड में पहुंची है, तो उसमें यहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा रोल आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर इन्होंने लिटरेचर और म्यूज़िक को एक नया शेप दिया था अपने टाइम पर। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि जो टैगोर जी हैं वो महात्मा गांधी जी के एक अच्छे दोस्त भी थे। इनफैक्ट यहाँ पर टैगोर जी ने ही यहाँ पे महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। उसके साथ साथ यहाँ पर और क्या मेंशन किया, टैगोर जी का हमेशा से फोकस ये रहा है कि हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करें और इंडिया का जो नेशनल इंटीग्रेशन है इसके लिए हम लोग यही काम कर सकते हैं कि जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे अलग अलग कल्चर्स आपको, अलग अलग रिलीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे कंट्री के अंदर में, ठीक है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी हमारे अंदर एक यूनिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर इनका फोकस रहा है। देन क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं टैगोर जी के, तो यहाँ पे आप देख पाओगे लगभग इन्होंने 2000 से ज़्यादा सॉन्ग्स को कंपोज किया है।
उसके साथ साथ यहाँ पर एक म्यूज़िक है जिसको हम लोग रविंद्र संगीत के नाम से, मतलब जितने भी यहाँ पर ये सॉन्ग्स हैं, म्यूज़िक है, इनको हम लोग रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका अपना खुद का अलग सा स्टाइल रहा है इस संगीत के अंदर में। प्लस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेमस से वर्क्स रहे हैं इनके, जैसे गीतांजलि, उसके बाद गोरा, मानसी, बालका। तो यहाँ पर अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट फेमस से वर्क्स यहाँ पर इनके हैं। और ये बेसिकली एक गाने के लिए भी जाने जाते हैं, और वो गाना है एकला चलो रे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया, देखो जो नेशनल एंथम है, ठीक है, अब हमारे देश का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, वो भी यहाँ पर एक तरीके से टैगोर जी ने लाया है। और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी यहाँ पर टैगोर जी के थ्रू ही दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सेलोनीज स्टूडेंट्स थे, मतलब कि जो श्रीलंका के स्टूडेंट्स थे, उनको भी यहाँ पर एक तरीके से तैयार किया कि वो अपने नेशनल एंथम को, श्रीलंका के नेशनल एंथम को कंपोज कर पाएँ। तो आप देख पाओगे यहाँ पर इनका नेशनल एंथम में भी एक सबसे बड़ा रोल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी सारे लिटरेरी अचीवमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी यहाँ पर इनके सारे अचीवमेंट्स थे वो अलग। फिर साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, 1921 में ये एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कन्वेंशनल एजुकेशन को प्रॉपरली चैलेंज दिया। देन उसके बाद यहाँ पर इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलते हैं। 1913 में यहाँ पर इनको अवार्ड दिया जाता है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर का, ठीक है, गीतांजलि जो इन्होंने लिखा था उसके लिए। देन उसके बाद यहाँ पर ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। 1915 में यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया नाइटहुड का, ठीक है, नाइटहुड का अवार्ड दिया गया ब्रिटिश किंग जॉर्ज V के थ्रू। लेकिन यहाँ पर इनकी मानता आप देख पाओगे, 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जहाँ पर जो जनरल डायर ने क्या किया था, गोली चलवा दी थी जलियांवाला बाग के अंदर, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ पर जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर या हत्याकांड होता है, उसके बाद में ये अपने नाइटहुड का जो भी ये जो नाइटहुड है, जो भी इनको अवार्ड दिया गया था, ये नाइटहुड जो अवार्ड किया गया था वो उन्होंने त्याग दिया। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में इनकी डेथ होती है 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता के अंदर में। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोट्स यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थ्रू दिए गए हैं, जिसकी काफ़ी चर्चा भी होती है। उसमें से एक दो कोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग द सी। यहाँ पे आप समुद्र पर खड़े हो, आप लोग सिर्फ यहाँ पर समुद्र को निहार रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, और कोई स्टेप नहीं उठा रहे हो, ठीक है, समुद्र के पास में खड़े हो और निहार रहे हो, बस खाली इतना ही कर रहे हो, लेकिन कोई स्टेप नहीं उठा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग उस समुद्र को क्रॉस नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, क्रॉस करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे कोट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक दूसरा कोट यहाँ पर इनका है, फैक्ट्स आर मैनी बट द ट्रुथ इज़ वन करके। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, बस यहाँ पर 2 फेमस कोट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिए थे, तो ये इतना ध्यान रखना। फिर अगर हम लोग बात करें तो 2021 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू द मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का यहाँ पर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगी, और इसको लेकर यहाँ पे बोला गया कि कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इस जगह को लेकर कुछ स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर यह है कि जो पिंगाली वेंकैया है, इन्होंने जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, ये ट्राई इंटरनेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था इस पर्टिकुलर जगह पर। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो पताबी सीताराम है, ठीक है, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ऑफ आंध्र रीजन वो यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, वहाँ से यहाँ से लेट किया था, ये बोला गया। तीसरा यहाँ पर बोलता है ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसी जगह से, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ये हो गया। चौथा स्टेटमेंट ये बोलता है कि मदा में बालावत्सी, ठीक है, तो अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग इनको देखें तो इन्होंने यहाँ पर एक हेडक्वार्टर को सेटअप किया था, ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बेसिकली इस जगह से संबंधित आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब बताना ये कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी वाला बिल्कुल करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर इसी जगह पर जो नेशनल एंथम है बंगाली से इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट किया था, ठीक है। जो हमारा जनगण मन है ये आपको पता होगा, ये बंगाली में यहाँ पर लिखा था, और इसी को हम लोगों ने यहाँ पर खासकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसी जगह से, ठीक है। तो ये इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप देख पाओगे एक हेडिंग दी गई है, ओनली 1% ऑफ वेमेन इन 15 to 49 एज ग्रुप कंज्यूम एल्कोहल। और ऐसा यहाँ पर एक रिपोर्ट ने बताया है। यह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट। तो NFHS की 5th रिपोर्ट यहाँ पर आती है, और ये रिपोर्ट यहाँ पर ये बताती है कि बिल्कुल यहाँ पर जो 15 से लेकर 50 के आसपास की यहाँ पे जो एज की विमेन है
ठीक है, इनमें से 1% जो वेमेन है वो यहाँ पर अल्कोहल को कंज्यूम कर रही हैं। ठीक है, अल्कोहल को कंज्यूम करती हैं। यहाँ पे डेटा दिया गया, यहाँ पे आप देख पाओगे एक डेटा दिया गया जहाँ पे बोला गया टॉप 5 स्टेट्स और टॉप 5 यूनियन टेरिटरीज़ का डेटा यहाँ पर दिया गया है। सॉरी, टॉप 5 स्टेट्स और टॉप 5 बॉटम वाले स्टेट्स का यहाँ पर डेटा दिया गया है, जहाँ पर अल्कोहल का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, ये बेसिकली जो यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स और टॉप बॉटम आपको स्टेट्स ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये वाली एरिया ऐसे हैं जहाँ पर वेमेन जो है वो अल्कोहल को ड्रिंक कर रही हैं। ठीक है, वेमेन ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अल्कोहल को कंज्यूम करती हैं। तो टॉप 5 राज्यों में आपको अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, तेलंगाना और गोवा आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर वेमेन सबसे ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करती हैं। और बॉटम में यहाँ पर यूपी, बिहार, गुजरात और यहाँ पे लक्षद्वीप और तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हुआ वेमेन को लेकर डेटा। और इसके बगल में जो ये वाला डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला डेटा है मेन को लेकर कि मेन जो है अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा और कहाँ पर सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे टॉप 5 में इधर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स आता है। बॉटम में लक्षद्वीप, गुजरात, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान और यूपी आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो, एक डेटा है। फिर उसके बाद इसी डेटा को आगे डिटेल से पब्लिश कर दिया गया, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। सबको यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में बता दिया गया, तो इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस डेटा को देखते हुए यहाँ पर निम्हांस स्टडी है। निम्हांस स्टडी यहाँ पे क्या है, मेंटल हेल्थ को लेकर एक स्टडी आती है। अब मेंटल हेल्थ को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी स्टडीज़ पब्लिश करते हैं। तो इसकी जो डायरेक्टर है प्रतिमा मूर्ति, ये इन्होंने पहले ही बता रखा है कि जो भैया अल्कोहल कंजम्पशन है, अगर हम लोग इसको एक्सेसिव रूप में कर लें, काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया जाए, तो इससे बहुत सारे नुकसान मिलते हैं बॉडी को, ये सभी को पता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से बॉडी को नुकसान मिलते हैं। सबसे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, डीएनए के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर निम्हांस की स्टडी पहले भी बता चुकी है। डीएनए के साथ साथ यहाँ पे मेंटल हेल्थ के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पर कोई अर्ली एज के अंदर ये अल्कोहल कंजम्पशन स्टार्ट कर देता है, तो उसको यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लस मैचुरेशन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा ज़िंदगी भर तक फिर रहने वाली होती हैं। तो ये अल्कोहल इतना खतरनाक हो सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टडी ने बताया। अब ये सारी जो बातें हैं वो सब NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th की रिपोर्ट के अंदर पब्लिश करी गई हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जो रिपोर्ट है क्या है, देखो 5वीं रिपोर्ट है, इससे पहले काफ़ी सारी ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है किस चीज़ को लेकर, पॉपुलेशन हेल्थ को लेकर, फैमिली वेलफेयर को लेकर। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन के अंदर फर्टिलिटी रेट क्या चल रहा है, ठीक है, कितने यहाँ पर जो एक वेमेन है वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है अपने पूरे एवरेज स्पैन ऑफ पीरियड के अंदर में। उसके बाद फैमिली प्लानिंग हो गया, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टिलिटी, मैटरनल चाइल्ड डेथ, चाइल्ड हेल्थ, उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रिशन, एनीमिया, मोर्बिडिटी। तो ये सारे जो भी इन्फॉर्मेशन है, इन सब इन्फॉर्मेशन को लेकर यहाँ पर एक डेटा को कंपाइल किया जाता है इस रिपोर्ट के अंदर में। इस रिपोर्ट के अंदर ये सारा डेटा आता है कि भाई यहाँ पर कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों की प्रॉपर उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से जान जा रही है, माल न्यूट्रिशन रेट कितना है। ठीक है, वो सारी डेटा यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। नाउ ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, ये आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि इसने और भी बहुत सारे डोमेन्स के अंदर काम करना चालू कर दिया, जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, तो उसको लेकर इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है। प्लस प्री स्कूल एजुकेशन कैसा है, ठीक है, यहाँ पर स्कूल से पहले जो एजुकेशन मिलता है उसमें यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा है या कम हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को लेकर हो गया, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर हो गया। तो ये सारा डेटा भी अब की बार में ऐड कर दिया गया। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5th रिपोर्ट है ये काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो चुकी है। और इस रिपोर्ट का मेजर फोकस यहाँ पर यह है कि हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन को लेकर आएँ, खासकर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, अपने प्रोग्रेस को हम लोग ट्रैक कर सकें कि हम लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसको इस पर्टिकुलर डेटा से ट्रैक किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम इससे पता लगा सकते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। आपको पता होगा टोटल 17 गोल है जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है, तो इन गोल्स के प्रति हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो सारी बातें भी हम लोग इस रिपोर्ट से पता लगा सकते हैं जब ये रिपोर्ट तैयार होती है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एडिटोरियल डिस्कशन है इसको हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, इससे पहले भी अभी एक आध आर्टिकल और है उसको भी कवर कर लेते हैं, फिर आराम से यहाँ पर हम लोग एडिटोरियल को लास्ट में बिल्कुल आराम से डिस्कस करते हैं धीरे धीरे, ताकि सारी चीज़ें हम आराम से कवर करते हुए चलें। ठीक है, तो एक और आर्टिकल है, पहले उसको देख लेते हैं। देन एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, ऑपरेशन दूधी को लेकर ये बात करता है। जो असम राइफल्स के हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे असम राइफल ऑनर्स जो सर्वाइविंग सोल्जर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ऑनर किया गया है। अभी आप देख पाओगे पैरामिलिट्री असम राइफल्स ने
मंडे में क्या किया है, यहाँ पर जो सर्वाइविंग सोल्जर हैं, यानी कि एक ऑपरेशन दूधी चलाया गया था। इस ऑपरेशन के जो सर्वाइविंग सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो जीवित रहे, ठीक है, इनको अभी ऑनर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे हुआ क्या है, ये इंडिया की एक मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तानियों को हराया था, ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत। तो आप देख पाओगे ये हमारे महान से सर्वाइविंग सोल्जर्स जिन्होंने यहाँ पर ये काम करके दिखाया था। 30 साल पहले यहाँ पर ये काम किया गया था। लगभग 15 सोल्जर्स की असम राइफल की टीम थी, यहाँ पे आप देख पाओगे। और इन्होंने यहाँ पर 72 जो पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, इनको गन डाउन किया, इनको हराया, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कैप्चर भी कर लिया था। 13 लोगों को यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। ये सो पूरे का पूरा लड़ाई चल रही थी, वो लगभग जम्मू एंड कश्मीर में 14,000 फीट ऊंचाई पर ये चल रही थी, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे, तो वहाँ पर इस प्रकार से एक बहादुरता दिखाई गई है इन हमारे असम राइफल्स के सोल्जर्स के थ्रू। फिर यहाँ पर मैंशन किया गया, इस पूरे ऑपरेशन के अंदर में हमारे 2 जवान शहीद भी हो गए थे, वो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो अभी यहाँ पर इन जवानों को ऑनर किया जा रहा है, तो इसको लेकर एक छोटा सा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस ध्यान रखना, ऑपरेशन दूधी किसी से रिलेटेड था, ऑपरेशन दूधी यहाँ पर रिलेटेड था। ये बेसिकली इंडिया का एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, जहाँ पे पाकिस्तानी जो ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे हरा दिया था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। ना उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, ये बात करता है एमपी लेड रूल्स के बारे में। तो एमपी लेड रूल्स के बारे में जानेंगे, इसको लेकर भी यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पर मैंशन किया गया है कि हुआ क्या है, देखो लगभग यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है उसने जो एमपीलेड रूल्स है इसको वापस से रिवाइज़ कर दिया है। यहाँ पे जो हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं उनका कहना यह है कि जो एमपीलेड स्कीम है ये पूरी की पूरी, मतलब इसकी फुल फॉर्म में एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, ये स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। इसके फंड को लेकर यहाँ पर एक थोड़ा सा रिवीजन किया गया है। बेसिकली अभी यहाँ पर चेंजेस क्या किए गए हैं कि जो भी यहाँ पर फंड है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, उस सब इंटरेस्ट को डिपॉजिट कर दिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में। अभी ये समझ में नहीं आएगा, अभी पहले हम लोग इस स्कीम को समझते हैं, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पर एमपीलेड स्कीम, ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमपीलेड बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार के थ्रू चलाई जाने वाली स्कीम है, जिसका अनाउंसमेंट होता है दिसंबर 1993 में। तो उस समय पर यह स्कीम आती है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जब ये स्कीम आई थी स्टार्टिंग में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में हुआ करती थी, लेकिन अक्टूबर 1994 के बाद से यहाँ पर क्या हुआ, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में। देन उसके बाद इस एमपीलेड स्कीम की फंक्शनिंग के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर मेजर काम क्या होता है, जो देखो हर साल जो हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स होते हैं, उन मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स को हर साल लगभग 5 करोड़ रुपए दिया जाता है 2 इंस्टॉलमेंट्स में। 2 इंस्टॉलमेंट मतलब 2.5 करोड़ करके यहाँ पर ये हर साल इतना पैसा दिया जाता है। ये पैसा क्यों दिया जाता है, ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको एक एमपी देख रहा है, ठीक है, तो क्या है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के ऊपर वो फोकस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकसभा के एमपीज़ आपको देखने को मिलते हैं, इनको यहाँ पर एक तरीके से ये रिकमेंड करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह इंप्लीमेंट करना है उसको लेकर यहाँ पे पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारे राज्यसभा के एमपीज़ होते हैं, वो भी यहाँ पर अपने स्टेट के ऊपर पैसा खर्चते हैं। राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं, ठीक है, जो कि एक स्टेट को देख रहे हैं, तो वहाँ पर वो पैसा खर्च किया जाता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक डिटेल वे में समझाता हूँ। इस पिक्चर में आपको मज़ेदार तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया है, ठीक है। अब इनके लिए यहाँ पर ये कुछ फंड वगैरह दिया जाता है, हर साल यहाँ पे कुछ पैसा दिया जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, जब इनको पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है, ध्यान रखना, 5 करोड़ रुपये एनुअली मिलता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में 2 इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ करके 5 करोड़ रुपये दिया जाता है। अब जो ये मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, इनको पैसा इसलिए दिया है ताकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को चला सकें, विकास को लेकर काम कर सके, स्कूल बनाना है, एसेट्स बिल्डिंग है, कुछ भी यहाँ पर है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकें। अब क्या यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो भी काम होता है, मतलब जो भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से जो भी काम वगैरह होता है, वो सारा काम यहाँ पर ये एक तरीके से रेकमेंड करते हैं। और उन सारे काम को देखने के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ काम करती हैं, मतलब कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर एलिजिबल वर्क को देखते हैं, प्लस पूरी की पूरी जो एजेंसी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी एजेंसी यहाँ पे काम करने वाली है, प्लस यहाँ पे पूरी मतलब जो भी डेवलपमेंट है उसको लागू करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हमारा, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, मान लो यहाँ पर सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के जो ऑफिस है या फिर जो www.mplet.government.in है, ठीक है, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है।
देन उसके बाद यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो हमारे नागरिक हैं, हमारे सिटीजन्स के पास में एक राइट है, आपको पता होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का वो यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पूछ सकते हैं कि भाई ये जो फंड है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है, कितना पैसा लगाया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एमपीलेड पॉलिसी के अंदर मैंने आपको बताया कि हैं 5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, 2.5 करोड़ करके 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है, तो जैसे एसेट बिल्डिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ देनी है, एजुकेशन के ऊपर काम करना है, तो उसको लेकर ये पैसा खर्च जाता है। और जून 2016 से हमने इसके जो क्राइटेरिया उसको बढ़ा दिया है। यहाँ पे जो पैसा है इसको हम लोग यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वच्छ भारत स्कीम हो गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सुगम्य भारत अभियान हो गया। तो ये अलग अलग स्कीम्स के अंदर भी पैसा खर्च किया जा सकता है इसका। ये हो गया हमारा एमपीलेड स्कीम। आई होप आप लोग को यहाँ पर एमपीलेड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि पर्टिकुलर स्कीम ये क्या है, इसका वर्क क्या है, कब ये आई थी और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज हमारे पास 4 एडिटोरियल हैं डिस्कस करने के लिए। एक आर्टिकल यह है, बहुत सिंपल शब्दों में देखो हमारा मेजर मकसद क्या होना ये चाहिए कि एडिटोरियल हम लोग पढ़ें और इस प्रकार से पढ़े कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल कर आ जाएं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि आपको मैं पॉइंट्स निकाल कर दूँ, पूरे नोट्स फॉर्म में यहाँ पर सारी काम करके दूँ। ठीक है, आप देख पाओगे जो आप आर्टिकल पढ़ो, एमपीलेड स्कीम के बारे में पढ़ा, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाकर मैंने आपको दे दी है। अभी हमने टैगोर जी के बारे में पढ़ा, वहाँ पे अलग से इन्फॉर्मेशन लाकर मैंने आपको दे दी है। मतलब आपका जो टाइम है बाकी जगह पर सर्च करने का, वो सारा टाइम यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो इन चीज़ों के ऊपर में। तो ये जो एडिटोरियल है यहाँ पर बात की गई है कोल के पावर क्राइसिस के बारे में। तो कारण क्या है कोल के पावर क्राइसिस के बारे में, क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल्स में आप लोग को सारी नोट्स के फॉर्म में चीज़ें कवर करवाऊंगा, प्लस यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये इंडिया जर्मनी के रिलेशंस के बारे में चर्चा करता है। आपको पता होगा रिसेंटली जो भारत के पीएम है वो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में विजिट करे, डेनमार्क गए, ठीक है, फ्रांस गए, जर्मनी गए। तो यहाँ पे जो रिलेशंस है वो कैसे आपको देखने को मिलेंगे इन कंट्रीज़ के साथ में, मैं टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ इस आर्टिकल को लेकर। डायरेक्टली मैं आपको कुछ रिलेशंस को लेकर जो आपके बुक के अंदर कवर किया गया है, ठीक है, क्योंकि आप कोई ना कोई बुक से पढ़ रहे होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में, यहाँ पे आपको इंडिया जर्मनी के रिलेशंस पढ़ने होंगे, क्योंकि लिखने को आएगा वो यहाँ पे यहीं से लिखने को आएगा। तो आपको बुक से उठा के पॉइंट्स डालने हैं। तो वो जो स्टैटिक पॉइंट्स है वो सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे हम लोग इंडिया जर्मनी, इंडिया डेनमार्क, इंडिया फ्रांस के साथ में रिलेशंस को डिटेल से कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला एडिटोरियल है वो यहाँ पर कोविड-19 को लेकर है। तो यहाँ पर इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, यहाँ पर इसको आप लोग आराम से छोड़ सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बात की गई है जो एमिग्रेंट्स होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको पता होगा हम लोग हर रोज़ एक डेली मेंस के क्वेश्चन को लेते हैं, जिस क्वेश्चन को मैं आप लोग को रोज़ देता हूं और आप बहुत सारे लोग यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हो और लगातार आप कह सकते हो रेगुलर बेसिस पर डेली इसके ऊपर लोग आंसर लिखकर टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते हैं और आपस में सब लोग रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, काफ़ी अच्छा लगता है देखकर। आप लोग कहाँ पे पोस्ट कर सकते हो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है वो ये बात करता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। देखो सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कि पिछले साल से रेगुलर बेसिस पर चर्चा में है। तो पॉसिबिलिटी है कि सेमीकंडक्टर को लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाए। तो आपको नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन का रोल बताना है कि हाँ भाई इसका रोल क्या है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो ये सेमीकंडक्टर मिशन है, ठीक है, ये कैसे हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक मोमेंटम को लेकर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, आपको पहले सेमीकंडक्टर के बारे में समझाना होगा आखिरकार होता क्या है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर इस सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर भारत सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से स्टेप्स उठा रही है। आपको पता होगा मैंने काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में रिसेंटली बता रखा है, DLI PLI, वो बहुत आराम से आप लोग इसके अंदर कोट कर सकते हो। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर दे चुका हूँ कि आराम से मतलब बिना सोचे समझे आप लोग इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जब आप लोग आंसर लिख लोगे तो कहाँ पे पोस्ट करना है, चलो मैं आपको वही बता दूँ। जब आप आंसर लिख लो अच्छे से तो टेलीग्राम पर आना, देन उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन।
जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग के नाम से भी एक चैनल आ जाएगा। इस पे आप लोग क्लिक करना और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे डेली मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये 9 मई का मेंस का क्वेश्चन है, यानी कि कल का क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन दिया गया तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये नीचे कॉमेंट भी लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको एक अलग पेज पर लेकर चला जाएगा, वहाँ पर आप लोग अपने आंसर को लिखकर पोस्ट कर सकते हो। और आप देख पाओगे यहाँ पर कितने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे 410 कॉमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कल के हैं, ये किस बेसिस पर हैं, ये इस लोगों ने अपने क्वेश्चन सेंड किया और आपस में एक दूसरे ने रिव्यू किया, एक दूसरे के क्वेश्चन को आपस में यहाँ पर सजेशन मिलता है। तो आप लोग भी यहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पे ये लिखा गया है अजय शंकर साहब के थ्रू। ये बात करते हैं कोल क्राइसिस के बारे में, एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो इंडिया में देखो आज के टाइम पर एक पावर क्राइसिस देखने को मिला है, जिस पावर क्राइसिस को लेकर ये टॉपिक लिखा गया। पावर क्राइसिस बोले तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर हमने देखा कि बिजली लगातार जाती हुई नजर आई है, ठीक है। बिजली प्रॉपर आ नहीं रही है, कट कट कर आ रही है, तो वो पावर क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट ये निकल कर आता है, आज के टाइम पर गर्मी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमने रिसेंट डेज में काफ़ी सारे आर्टिकल कवर किए कि लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्मी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हीट वेव्स हम लोगों को देखने को मिला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये गर्मी बढ़ रही है। अब जब गर्मी बढ़ रही है तो ऑब्वियस ही बात है बिजली की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, है ना। यहाँ पे लोगों के घर में एसी चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पावर की रिक्वायरमेंट भी होती है। अब बहुत सारे पावर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी तो ऑब्वियस ही बात है आपको बहुत सारी बिजली बनानी भी होगी, क्योंकि बिजली की यहाँ पर एक बात यही है कि आप तुरंत तुरंत प्रोड्यूस करते हो, तुरंत यूज़ कर लेते हो। इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। बैटरी के अंदर स्टोर करेंगे तो बैटरी के अंदर ज़्यादा समय तक वो टिक नहीं पाएगा, एक ना एक टाइम बाद वो बैटरी डेड हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम बनती है बिजली और इसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो पा रहा है कि आज के टाइम पर इसी पावर क्राइसिस को देखने को मिल रहा है, मतलब कि जो ये बिजली है ये प्रॉपर यहाँ पर इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर यहाँ पर ये बन नहीं पा रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे राज्यों के अंदर ये बिजली का एक सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाँ क्या क्या हो रहा है, ये हमने डिस्कस किया, बेसिक सा मुद्दा। अब आप देख पाओगे बहुत सारे राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा पावर आउटेज को फेस करें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली जाती हुई नज़र आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे मेंशन ये किया जा रहा है कि जो कोल स्टॉक है, यानी कि देखो होता क्या है, आपको थोड़ा सा बेसिक से समझना होगा। मुद्दा यह है कि जो भी हमारी स्टेट्स हैं, जो भी हमारे राज्य आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक पावर जनरेशन कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी, सॉरी एक डिस्कॉम कंपनीज देखने को मिल जाएगी। डिस्कॉम क्या होती हैं, ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये क्या करती हैं, बिजली को खरीदती हैं। किससे खरीदती हैं, जेनकोस से। जेनकोस क्या है, ये पावर जनरेटिंग कंपनीज है जो कि यहाँ पर पावर को जनरेट कर रही है, बिजली का उत्पादन कर रही है। अब पावर को जनरेट किया जा रहा है, अब पावर जनरेट करने वाली ये जेनकोस कंपनी अलग है, और स्टेट क्या कर रहा है, जो स्टेट की डिस्कॉम कंपनीज़ हैं ये इस जनरेशन कंपनी से, ये डिस्कॉम कंपनीज बिजली को खरीदती हैं। खरीदने के बाद में जो डिस्कॉम कंपनी है वो क्या करती है, उस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके घर तक। यहाँ पर वो बिजली पहुँच पाती है इन डिस्कॉम्स की माध्यम से, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कोल शॉर्टेज हुआ क्या, मतलब कि हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भाई कोयले का स्टॉक ही कम हो चुका है, क्योंकि जहाँ पे बिजली बनती है वो पावर प्लांट्स हैं, है ना। जहाँ पे बिजली बनती है हमारे उन पावर प्लांट्स के अंदर कोयले की आवश्यकता होती है, कोयले को जलाकर हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, उसी कोयले की कमी पड़ चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे होता क्या है, मान लो नॉर्मली एक पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट के अंदर लगभग 26 दिन का जो स्टॉक है वो मेंटेन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको सिंपल शब्दों में समझें तो मान लो यहाँ पर एक पावर प्लांट है जो कि काम कर रहा है। अब इस पावर प्लांट के अंदर रेगुलर यानी रोज़ कोयला आ रहा है, रोज़ कोयले की खदान से कोयला आ रहा है, उस कोयले को जलाकर ये एक तरीके से बिजली बना रहे हैं। अब मान लो कोई बवाल हुआ जिसकी वजह से वो कोयला आना बंद हो गया, तो वो पावर प्लांट तो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो पावर प्लांट अपने लिए कुछ अलग से स्टॉक मेंटेन करता है। 26 दिन का जो स्टॉक है वो मैंडेटरी है, 26 दिन का स्टॉक यहाँ पे उनको मेंटेन करना होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी स्टॉक के अंदर एक बहुत भारी भरकम कमी देखने को मिल रही है। स्टॉक वो लगातार कम होता हुआ चले जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर कोयले की यहाँ पर सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब प्रॉपर कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो कोयला पावर प्लांट्स में पहुँच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कोल स्टॉक भी खत्म हो रहा है और रेगुलर कोयला नहीं पहुँच पा रहा है, और इसी की वजह से जो बिजली है वो यहाँ पर काट काट के दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हो रेगुलर बेसिस पर बिजली दे दी जाएगी, और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बिजली कंज्यूम होने लगेगी। देन उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को प्रोड्यूस भी करना होगा, इससे और जल्दी क्राइसिस बहुत बदतर हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर पावर आउटेज आपको देखने को मिल जाएगा।
क्लियर हुआ? तो आपने बेसिक सा मुद्दा यहाँ पर समझ लिया कि पावर आउटेज का क्या मुद्दा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। वो डेटा यहाँ पर ये बोलता है कि हमारे पास लगभग जो 173 पावर प्लांट्स हैं, इन 173 पावर प्लांट्स में से आप लोग देख पाओगे लगभग 93 पावर प्लांट्स है जहाँ पर ये जो कोल स्टॉक है वो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब बहुत सारे पावर प्लांट्स में कोल स्टॉक कम हो गया है। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी बोला गया कि जो भी हमारे 173 पावर प्लांट्स हैं इसमें से 155 जो पावर प्लांट्स हैं वो नॉन पिट हेड वाले हैं। आपने एक वर्ड देखा होगा नॉन पिट हेड। ये नॉन पिट हेड का मतलब क्या होता है? देखो, दो प्रकार के पावर प्लांट्स होते हैं, एक होता है नॉन पिट हेड का और एक होता है पिट हेड का। नॉन पिट हेड का मतलब यह है कि ऐसा पावर प्लांट जो कि कोयले की खदान से, कोल माइन से बहुत दूर है, कोयले की खदान से लगभग 1500 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और पिट हेड पावर प्लांट क्या होता है? जहां पर बिल्कुल पास में ही कोयले की खदान देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब जो पिट हेड वाले पावर प्लांट हैं जहाँ पे बिल्कुल पास में कोयले की खदान है, वो पावर प्लांट हमारे पास बहुत ही कम है। जो ज़्यादातर पावर प्लांट्स हैं, मैंने आपको बताया 173 में से 155 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि नॉन पिट हेड वाले हैं, जो कि लगभग एक तरीके से कोयले की खदान से 1500 किलोमीटर दूर हैं। अब यहाँ पे रेगुलर कोयले की सप्लाई करनी होती है। अब ये सप्लाई में काफ़ी टाइम भी लगता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी लगता है। तो यहाँ पर इसी को लेकर एक सबसे बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ? यहाँ पे बोला गया कि जो भी हमारे पावर प्लांट्स हैं पिट हेड वाले, नॉन पिट हेड वाले, दोनों के ही अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कोयला लगातार कम होता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऑथर देते हैं, वो यहाँ पर है क्या सिर्फ कोयला का शॉर्टेज एक कारण है पावर क्राइसिस का? कि जो बिजली जा रही है वो सिर्फ कोयले की कमी से जा रही है, सिर्फ यही कारण है क्या? नहीं, कोयले की कमी ये पहला कारण और मेन कारण है। इसके अलावा आपको छोटे छोटे और कारण देखने को मिलेंगे। दूसरा एक और बहुत बड़ा कारण है, ये भी एक बड़ा ही है, वो ये है कि हम देख पा रहे हैं कि जो रेलवे रैक्स हैं, मतलब कि हमारी जो मालगाड़ियाँ वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो डब्बे वगैरह होते हैं उनकी काफ़ी बड़ी कमी पहुंच चुकी है। अब वो जो कमी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर कोयले का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है रेलगाड़ियाँ कम है, क्योंकि आपने देखा होगा मालगाड़ी से काफ़ी सारा कोयले को ढोया जाता है। अब वो गाड़ी की कमी हो जाएगी, गाड़ी के डब्बों की कमी हो जाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोयले का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और अगली प्रॉब्लम आती है, जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं, डिस्कॉम, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टेट के अंदर डिस्कॉम कंपनीज है जो कि बिजली को जेनको से, पावर जनरेटिंग कंपनी से खरीद रही हैं और फिर आपके घरों तक यहाँ पर पहुँचा रही हैं। अब क्या हो गया, जब खरीदती हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन डिस्कॉम कंपनीज को पैसा देना होता है हमारी जेनकोस कंपनी को। लेकिन हुआ क्या है, बहुत सारा पैसा नहीं दिया गया, पुराना पैसा पेंडिंग चल रहा है और पेमेंट बहुत डिले चल रहा है, जिसकी वजह से जो जनरेटिंग कंपनीज़ हैं उनके पास में पैसा आ नहीं पा रहा है। अब पैसा आ नहीं पा रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। तो ये तीसरा कारण ये देखने को मिल जाएगा। चौथा कारण कोविड-19 पेंडेमिक का भी एक असर पड़ा। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से राज्य सरकारों के पास में कोई पैसा आया नहीं, कोई कमाई इनकी ज़्यादा हुई नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग जो जनरेशन कंपनीज़ है, पावर जनरेशन कंपनीज़, उनको पैसा दे नहीं पाए हैं, उनका पेमेंट डिले चल रहा है, जिसकी वजह से आप देख पाओगे आज के टाइम पर ये पावर आउटेज वाले सिनेरियो देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ? और इसी को लेकर एक छोटा सा अपडेट और बता दूं तो आपको पता होगा रिसेंट डेज़ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है कि जो हमारी मालगाड़ियां हैं वो चलाई गई हैं, और ख़ासकर जो पैसेंजर वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उन पैसेंजर वाली गाड़ियों को थोड़ी देर के लिए रोका गया है। इसलिए रोका गया ताकि यहाँ पे जो हमारी मालगाड़ियाँ वो तेज़ी से निकल पाएँ, प्रॉपर यहाँ पर निकल पाएँ, ठीक है। तो ये स्टेप यहाँ पर सरकार ने रिसेंटली उठाया ताकि कोयला जो है प्रॉपर पावर प्लांट्स के अंदर पहुँचे और यहाँ पर बिजली का उत्पादन वापस से शुरू हो। क्लियर हुआ? ये तो आपने समझ लिया। उसके बाद अब यहाँ पर कोल शॉर्टेज, ये तो हमने समझ लिया कि भाई पावर आउटेज क्यों हो रहा है, ठीक है, कि कोयले की कमी है प्लस ये कम है जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली जा रही है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि भाई कोयले की कमी है तो कोयले की कमी क्यों हो रही है, ये भी बताओ। देखो, कोयले की कमी का सबसे पहला कारण आपको ये देखने को मिलेगा कि कोयले का प्रोडक्शन हमने बहुत ढीला कर दिया है। 2015-16 के टाइम पे हम बहुत तगड़ा प्रोडक्शन करते थे, लेकिन उसके बाद से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ढीला हो चुका है, प्रॉपर प्रोडक्शन हुआ नहीं है। तब से यहाँ पे हम देख पाएंगे एक शॉर्टेज आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी सारा विवाद रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। यहाँ पर सेंटर और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा है तो इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, जिसकी वजह से आप देख पाओगे ये कोयले का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार क्या काम करी, तो केंद्र सरकार के थ्रू अभी यहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह वो चलाई गई हैं, प्लस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। प्लस उसके बाद यहाँ पर हम लोग आज के टाइम पर फोकस कर रहे हैं कि जो एक तरीके से
यहाँ पे मान लो कि कोई पावर प्लांट, दो पावर प्लांट आपस में लोकेटेड है, एक के पास यहाँ पे कोयला कम हो रहा है तो वो दूसरे से उठा के यहाँ पर यूज़ कर सके, तो ये वाली फैसिलिटीज़ वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई हैं। ये यहाँ पर फोकस रखा गया है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझ लिया। अब देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हमने इतनी देर से कोयले के बारे में डिस्कशन किया, तो कोल के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो, इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार जो ये कोयला है ये है क्या। क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। देखो कोयला जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक फॉसिल फ्यूल है। इसको हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आयरन, स्टील, स्टीम इंजन, सभी इंडस्ट्रीज़ में, और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से बनती है इसको हम लोग थर्मल पावर भी बोलते हैं। ठीक है, कोयले को हम लोग बरीड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं। आज के टाइम पर सबसे तगड़े जो प्रोड्यूसर है दुनिया भर में कोयले के, वो कौन कौन है? चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया। ये पांचों कंट्रीज टॉप प्रोड्यूसर मानी जाती हैं कोयले की। उसके साथ साथ भारत के अंदर कौन कौन सी जगह है? तो वो रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ये आपको झारखंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर कोयले का सबसे तगड़ा प्रोडक्शन होता है। कोयले को हम लोग 4 प्रकार की रैंक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वो 4 प्रकार की रैंक्स कौन कौन सी हैं? तो एक होता है बिटुमिनस कोयला, उसके बाद सब बिटुमिनस, देन लिग्नाइट। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये तो 3 ही हुए, चौथा कौन सा? तो चौथा यहाँ पे आपको एंथ्रासाइट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसमें से बेटर कौन सा है? जिसमें कार्बन होता है वही कोयला बेटर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कोयला है जिसके अंदर बहुत सारा आपको कार्बन देखने को मिलेगा। अब कार्बन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद रिसेंट डेज में आपको मालूम होगा यहाँ पर द हिंदू ने एक डेटा पब्लिश किया था कोल क्राइसिस को लेकर कि कोल क्राइसिस वापस से हिट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक दूसरा कोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे राज्यों के अंदर में बिजली नहीं आ पा रही है। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? कोयले को एक तरीके से बाहर दूसरे देशों से लेने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कोयले को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये डेटा यहाँ पर रिसेंट डेज में पब्लिश हुआ था। अब क्या होता है? यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये है कि आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट, बताना ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, जो कोल सेक्टर इसको नेशनलाइज किया गया था हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अंडर इंदिरा गांधी, इसके थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो कोल ब्लॉक्स हैं ये एलोकेट करे जाते हैं लॉटरी के बेसिस पर। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि हम लोग अभी रिसेंट टाइम तक जो इंडिया है वो कोयले को इम्पोर्ट कर रहा था। ठीक है, बट आज के टाइम पर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कोल प्रोडक्शन के अंदर। अब हम लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ये 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो आपको बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसका पहली बात यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर मान लो आपको पहले वाले स्टेटमेंट का कोई आइडिया नहीं है, दूसरे वाले स्टेटमेंट का कोई आइडिया नहीं है, फिर तीसरे स्टेटमेंट पर आओ। यहाँ पर इसी को हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। तो तीसरे स्टेटमेंट का आपके पास आइडिया है कि भारत तो यार अभी तो सेल्फ सफिशिएंट हुआ नहीं है, अभी भी हम लोग कोयला मंगाते हैं अलग देशों से, तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, फिर उसका नीचे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में जब आप लोग देखते हो 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब जो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऑप्शन बी, सी, डी, तीनों के अंदर 3-3 वाले नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो तीनों को हटा दो, तीनों ही गलत हुए ना, और यहाँ पर हमारा जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी को हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। जो अगला एडिटोरियल है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ पहले इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंडिया जर्मन टाइज़ के बारे में मेंशन किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया जर्मन टाइज़ के अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर एक प्रॉब्लम हो गई है। इस आर्टिकल में से जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर मैंने नीचे आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पर मैंने इस वाले आर्टिकल में ना पेस्ट करके अगले वाले आर्टिकल में पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ पर हो, आराम से हम लोग यहाँ पर अपने डिस्कशन को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, एक सेकेंड यार क्या हो गया, मीन्स का क्वेश्चन उठा लिया। हाँ, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के टाइज़ के बारे में। तो होता क्या है, रिसेंट डेज़ में हमारे जो पीएम है वो विज़िट करते हैं 3 यूरोपियन कंट्रीज़ को। कौन कौन सी? जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख पाओगे इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे इसके अंदर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, जो आर्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर क्या बोला गया कि आप लोग देख पाओगे इन कंट्रीज़ को विज़िट किया किस टाइम पर? जब रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। रशिया यूक्रेन के बीच में आप देख पाओगे अपने आप में एक वॉर चल रहा है, और इसी टाइम पर हम लोगों ने, खासकर जो हमारे पीएम हैं, इन्होंने यहाँ पर इन कंट्रीज़ को विज़िट किया। अब विज़िट करा जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस को। दोबारा से बता रहा हूँ, अब यहाँ पर क्या है, इंडिया जर्मनी के रिलेशंस आपको पढ़ने हैं, इंडिया डेनमार्क के और इंडिया फ्रांस के रिलेशंस को कवर करना है।
तो एक एक करके कवर करते हैं। पहले इंडिया जर्मनी के रिलेशंस को अगर हम लोग देखें तो जर्मनी यहाँ पर हमेशा से इंडिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है पूरे यूरोप के अंदर में, ठीक है। इनफैक्ट जो दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक गहरे हो चुके हैं आज के टाइम पर, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। प्लस जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, जो विश्व युद्ध 2 आपको देखने को मिलेगा, ये एक तरीके से जैसे ख़त्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इंडिया जो है ये पहला कुछ ऐसा देश बनकर निकल कर आया जिसने जर्मनी के साथ में अपने रिलेशंस को बनाए। इंडिया और जर्मनी के दोनों के बीच में एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाएगी मई 2000 से लगकर, ठीक है। तो मई 2000 से ही आप लोग देख पाओगे एक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में डेवलप होती है। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज़ ने अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करे हैं। किसके साथ में? तो एक इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस को लॉन्च किया गया था 2011 में, उसके बाद से रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो गए। इस कंसल्टेशन में यहाँ पर बातचीत होती है लगभग जर्मनी और भारत के जो यहाँ पर गवर्नमेंट हेड्स हैं उनके थ्रू। फिर उसके बाद इंडिया यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के अंदर है जो कि यहाँ पर मतलब जर्मनी के साथ में काफ़ी अलग से रिलेशंस को मेंटेन करता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ना इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, जहाँ पर इंडिया जर्मनी के जो गवर्नमेंट हेड है वो आपस में बातचीत करते हैं, ये हर किसी के साथ में जर्मनी के ऐसे रिलेशन नहीं देखने को मिलेंगे जैसे इंडिया के साथ में है। फिर इंडो जर्मन टाइज के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यहाँ पर इंडिया पहली कंट्री बना था। फिर यहाँ पे जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी यहाँ पर कॉपरेट करता है भारत के साथ में। जर्मनी ने यहाँ पर अनाउंस किया है 1.3 बिलियन यूरोस, ठीक है। ये पैसा यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेंगे। भारत के अंदर में क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के ऊपर काम किया जाएगा, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जर्मनी भारत के अंदर पैसा खर्च करने को तैयार है। प्लस जर्मनी ने यहाँ पर क्या किया है, अभी एक बड़ा सा जो सोलर प्लांट है महाराष्ट्र के अंदर में, उसके ऊपर उसके कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट किया है, ठीक है। उस सोलर प्लांट की जो पावर है वो लगभग मतलब पावर कैपेसिटी है वो है 125 मेगावाट की, तो इसको सपोर्ट मिला है जर्मनी की साइड से। उसके बाद आपको पता होगा पिछले साल दिसंबर 2021 में जर्मनी के एक नए चांसलर का अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो नए चांसलर के अपॉइंटमेंट के बाद में इंडिया और जर्मनी दोनों ने मिलकर अग्री कर लिया है कि देखो हम लोग एक मेजर डेमोक्रेसी हैं, हम लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे। प्लस जो मेजर चैलेंजेस हैं हमारे अंदर, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर एक सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको हम लोग यहाँ पर टैकल करने के ऊपर फोकस करेंगे। फिर इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो इंडिया जर्मनी की इकोनॉमिक कॉपरेशन ज़्यादा अच्छे नहीं है, मतलब कि आप देख पाओगे व्यापार वगैरह कोई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा नहीं। फिर इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में चर्चा करें तो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भी यहाँ पर जर्मनी भारत के साथ मिलकर काफ़ी कुछ काम करता है। जर्मनी बोलता है कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो 65% की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो रहती है, प्लस यहाँ पे जो दुनिया भर का ट्रेड है उसका मेजर ट्रेड यहीं से गुजरता है। काफ़ी सारी मेगा सिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके लिए यहाँ पर इंडिया जर्मनी दोनों मिलकर काम करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। क्लियर हुआ? देन उसके बाद इंडिया डेनमार्क के रिलेशंस को कवर करेंगे, क्योंकि जर्मनी हम लोग घुमाए, अब डेनमार्क चलते हैं। डेनमार्क की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ यानी भारत और डेनमार्क के जो बायलैटरल रिलेशंस है इनकी बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक वर्चुअल समिट हुआ था सितंबर 2020 में, तब हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया है। डेनमार्क भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था, नॉर्डिक कंट्रीज़ आपको पता होगा टोटल आपको 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। अगर आप लोग को नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंस जानना है तो एक अलग से वीडियो मैंने डाल दिया यूट्यूब के ऊपर, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्टली यूट्यूब पर जाना और सर्च बॉक्स में टाइप करना नॉर्डिक कंट्रीज़ वर्सेस, यहाँ पर आप कह सकते हो, या फिर डिफरेंस बिटवीन नॉर्डिक वर्सेस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, यहाँ पे टाइप करना और आगे दीपक यादव एजुकेशन लिख देना, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। आप लोग उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बहुत डिटेल से मैंने आपको वहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेनमार्क है वो भी एक तरीके से स्वीडन कंट्री है, सॉरी नॉर्डिक कंट्री है। तो यहाँ पर ये जो इंडिया और नॉर्डिक का समिट हुआ था वो रिसेंट डेज में अभी हमने थोड़े दिनों पहले भी देखा है, और पहला जो इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो अप्रैल 2018 में हुआ था, जिसके बेसिस पर हमारे जो कॉपरेशन है, जो खासकर रिलेशन है इंडिया डेनमार्क के, वो बढ़ने चालू हो गए थे। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करें, जो नॉर्डिक कंट्री है वो यहाँ पर मतलब जो ये पांचों देश हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ आप देख पाओगे एक बहुत उच्च स्तर पर आपको इन कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया ने एक तरीके से, इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इन कंट्रीज़ के साथ में कॉपरेट होकर काम कर सकते हैं। प्लस बहुत सारी जो स्कीम्स भारत ने लॉन्च कर रखी हैं, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, स्टार्टअप इंडिया, क्लीन गंगा, और भी बहुत सारी स्कीम्स भारत के थ्रू लॉन्च करी गई हैं। तो इन स्कीम्स में यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्डिक कंट्रीज़ को बोला है कि भाई आप लोग भी यहाँ पर एक एक्टिव पार्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप हिस्सा ले सकते हो इन स्कीम के अंदर में, और अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो हम लोग को प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये हो गया इंडिया डेनमार्क के बारे में। अब चलते हैं फ्रांस की तरफ, क्योंकि इन तीनों कंट्री को हमारे पीएम ने विजिट किया, तो तीनों कंट्रीज़ के रिलेशंस डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है।
फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यहाँ पे पहला देश था जिसने भारत के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया कोल्ड वॉर के बाद में। ठीक है, आप देख पाओगे जर्मनी और फ्रांस में एक थोड़ी सी चीज़ें कॉमन सी नजर आएगी। जर्मनी के साथ में भारत ने रिलेशन डेवलप करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और यहाँ पे कोल्ड वॉर के बाद में फ्रांस ने यहाँ पे भारत के साथ में रिलेशन डेवलप करे हैं। ये जनवरी 1998 की बात है। इनफैक्ट फ्रांस का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है भारत के साथ में। 1998 में ही क्या हुआ, भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने का डिसीजन लिया। अब इसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपोज किया था, लेकिन फ्रांस ने यहाँ पर सपोर्ट किया। उसके बाद जो आतंकवाद का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है, यहाँ पर फ्रांस का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है भारत को। डिफेंस कॉपरेशन के बारे में चर्चा करें तो इंडिया और फ्रांस दोनों के रिलेशंस डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी मजबूत हैं। दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में एक अभ्यास होता है एक्सरसाइज शक्ति, और नेवी के बीच में एक्सरसाइज वरुण, और एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज गरुण। तो ये अलग अलग नाम के अभ्यास यहाँ पर होते हैं। हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है इसने यहाँ पर अभी फ्रेंच जो रफाल जेट है वो यहाँ पर इंडक्ट किया है। आपको पता होगा जो रफाल जेट है वो हमने फ्रांस से परचेज़ किए हैं। उसके बाद में बहुत सारी जो सबमरीन्स है उसको लेकर हम लोग यहाँ पे फ्रांस के साथ में काम कर रहे हैं। प्लस फ्रांस के साथ में जो इकोनॉमिक ट्रेड है ये आप देख पाओगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपको एक बॉडी देखने को मिल जाती है, इंडिया फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, जो कि यहाँ पर बेसिकली बात करता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उसको हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फिर दोनों कंट्रीज़ के जो ग्लोबल एजेंडा है वो यहाँ पर यही है कि क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कैसे फोकस किया जा सके, आतंकवाद से कैसे लड़ें, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कैसे काम किया जा सके। तो ये बेसिकली यहाँ पर मेजर फोकस रहता है दोनों कंट्रीज़ का, तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट एडिटोरियल देखने को मिलेगा, ये बात करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एमिग्रेंट्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस ऑफ एमिग्रेंट्स क्या है प्लस ऑथर ने क्या मेंशन किया है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर ये बोला गया कि देखो माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में और एमिग्रेंट्स के बारे में चर्चा की गई है। और आपको पता होगा एमिग्रेंट कौन होता है, नहीं पता है? देखो एमिग्रेंट यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने देश को छोड़ देता है दूसरे कंट्री के अंदर या दूसरी जगह पर जाकर सेटल होने के लिए। ठीक है, अ पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर। तो दूसरे देश में जाने के लिए, दूसरे देश में परमानेंटली सेटल होने के लिए अपने देश को छोड़ देता है, वो होते हैं एमिग्रेंट्स। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब ऑथर यहाँ पर एमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। माइग्रेंट्स कौन है? जो कि यहाँ से गए, बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे आपको माइग्रेंट वर्कर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि भाई देखो जो आज के टाइम पर इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब कि भारत के बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। ठीक है, गूगल के सीईओ यहाँ पर सुंदर पिचाई जी, बहुत सारे यहाँ पर कंपनीज़ के, दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी देशों के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उसके सीईओ इंडियन ओरिजिन के लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिया के लोग देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया, आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे बोला गया कि अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग यहाँ पर 13.4 मिलियन नॉन रेसिडेंट इंडियंस आपको देखने को मिल जाएंगे दुनिया भर में। ठीक है, एनआरआई जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस यहाँ पर क्या है, वो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे उनका जो ओरिजिन है वो तो इंडिया का ही है। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर बाहर रह रहे हैं, उनको हम लोग एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। या फिर देखो जो एनआरआई स्टेटस है ना, ये हम लोग दे सकते हैं सिटीजन्स को जो कि यहाँ पर बाहर रह रहा है, लेकिन उसके जो मतलब कनेक्शन है वो इंडिया के साथ में होता है, उसके पेरेंट्स का कोई कनेक्शन हो भारत के साथ में, उसके कोई गार्जियंस का कनेक्शन हो भारत के साथ में, तो उसको हम लोग यहाँ पर एनआरआई का स्टेटस दे देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग बोलें तो लगभग 13.4 मिलियन जो एनआरआईज है वो दुनिया भर में आपको देखने को मिल जाएंगे, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका कनेक्शन यहाँ पर इंडिया के साथ में है। जिसमें से जो 64% लोग हैं वो आज के टाइम पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में रह रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब कंट्रीज़ में आपको रहते हुए लोग नजर आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो 90% इंडियन माइग्रेंट्स हैं वो आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाली कंट्रीज़ में देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया ये जो लोग हैं ये एक तरीके से सेमी स्किल्ड वर्कर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब इनके पास कोई, किसी के अंदर लो स्किल है, स्किल इतनी अच्छी नहीं, किसी के पास थोड़ी बहुत स्किल्स है, तो ऐसे यहाँ पर इंडियन लोग आपको यहाँ पर इन कंट्रीज़ के अंदर काम करते हुए नजर आएंगे। प्लस कुछ और भी देश आपको देखने को मिलेंगे, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर भी बहुत सारे भारतीय लोग मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जब ये लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो भारत को यहाँ पर काफ़ी सारे रेमिटेंस देते हैं। देखो रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस यहाँ पर यह होता है कि मान लो भारत से कोई व्यक्ति गया दूसरे देश में, अब वो काम कर रहा है और वो यहाँ पर पैसा पहुँचा रहा है अपने कंट्री के अंदर में, अपने फैमिली को पहुँचा रहा है, वो हमारा रेमिटेंस कहलाता है, जो कि इंडिया की एक तरीके से इकॉनमी के अंदर या फिर आप कह सकते हो इनकम के अंदर काउंट होता हुआ नजर आता है। तो हम लोग बात करें कि हर साल
लगभग 2.5 मिलियन जो वर्कर्स हैं इंडिया से, ठीक है, इंडिया से मूव करते हैं। तो हर साल इतने जो वर्कर्स हैं वो इंडिया से निकलकर अलग अलग देशों में जाते हैं, काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ के ऊपर में। उसके साथ यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख पाओगे काम कर रहे हैं बाहर जाकर। हालांकि यहाँ पे फोकस उनको अपने खुद के नेशन के ऊपर करना चाहिए, लेकिन वो निकल जाते हैं कंट्री से बाहर, क्योंकि अपने कंट्री के अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। अब जब बाहर गए तो यहाँ पर ये हमारे कंट्री को क्या देते हैं, रेमिटेंस देते हैं। रेमिटेंस के थ्रू हम लोग को हेल्प करते हैं। अब एक रिपोर्ट के थ्रू बताया गया है, जो रिपोर्ट है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू आई है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अगर हम लोग रेमिटेंस के बारे में चर्चा करते हैं तो रेमिटेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिपोर्ट है ये 2021 की रिपोर्ट है, जिन्होंने बताया कि जो एनुअल रेमिटेंस है यानी कि पूरे साल का जो रेमिटेंस आ रहा है जो कि कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र होता है उसमें भारत टॉप करता है। भारत के पास यहाँ पे साल 2021 में 87 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस आया है, ये यहाँ पर बताया गया। उसके अलावा यहाँ पर चाइना के अंदर 53 बिलियन डॉलर्स का, मैक्सिको में 53, फिलीपींस 36, इजिप्ट 33। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे पूरे दुनिया में भारत टॉप करते, तो भारत के काफ़ी सारे नागरिक आपको बाहर काम करते हुए नजर आएंगे जो कि काफ़ी सारा पैसा भेजते हैं। तो रेमिटेंस के मामले में भारत ने टॉप किया। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया, हालांकि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज़ के साथ में तो ये थोड़ा सा मतलब कि आपको ज़्यादा देखने तो मिलेगा, लेकिन जब आप लोग देखते हो काफ़ी सारे और एस्पेक्ट्स की मदद से तो यहाँ पर आपको कम ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि आप लोग जब देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अगर हम लोग जीडीपी की कंपैरिजन बात करें, यह हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया का जो रेमिटेंस है मैंने आपको बताया 2021 का 87 बिलियन डॉलर्स का है। अगर हम लोग जीडीपी के कंपैरिजन में बात करें तो ये जो अमाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ 3% है। बाकी सारे देश की बात करें तो जो नेपाल है इसके पास जो रेमिटेंस है वो अपने जीडीपी का 24% आता है, पाकिस्तान के पास। तो अपने यहाँ पर आप देख पाओगे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके पास जीडीपी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारा पैसा आता है, लेकिन इंडिया के अंदर यहाँ पर जीडीपी से जब हम कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ा सा पैसा कम रह जाता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे एग्जांपल दिया गया है कि भाई ये जो रेमिटेंसेस है ये कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे नेपाल में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था 2015 में, एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसके बाद में जो नेपाल की जीडीपी है वो यहाँ पर काफ़ी ग्रो हुई है, उसमें एक रेमिटेंस का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। नेपाल के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दुनिया भर में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, फिर वो रेमिटेंस को भेजते हैं, तो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर नेपाल में ये रेमिटेंस प्ले करता है। ठीक है, क्या इंडिया के अंदर ये रेमिटेंस बढ़ सकता है? इस रेमिटेंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम लोग को बढ़ाना है तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मेंशन किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमने क्या किया है कि बहुत सारे देखो लोग जब जाते हैं कंट्री से बाहर तो उनको बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी परेशानियाँ दुख भी होते हैं, तो वहाँ पर वो सारी बातें कहाँ पे शेयर कर सकते हैं? तो उनके लिए हमने एक इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेड्रेसल पोर्टल मदद के नाम से यहाँ पर इस पोर्टल को लॉन्च किया था हमारी सरकार ने 2015 में। ठीक है, और इस पोर्टल के तहत अभी तक अगर हम लोग बात करें तो 78,000 के आसपास ग्रीवेंसेस यानी कि जो लोगों की परेशानियाँ वो रजिस्टर करी गई हैं और उन परेशानियों को यहाँ पर रिजॉल्व भी किया गया है। ठीक है, ये सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरी जगह पर जा रहे हैं काम करने के लिए। अब यहीं पर हम लोग एक एमिग्रेशन बिल को भी लेकर आते हैं। एमिग्रेशन यहाँ पे वही कि जो एमिग्रेंट्स होते हैं हमारे, एमिग्रेंट्स के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था स्टार्टिंग में। एमिग्रेंट वही होता है जो कि यहाँ पर अपने कंट्री को छोड़ देता है और परमानेंटली दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाता है। और दूसरा होता है माइग्रेंट जो कि यहाँ पर अभी काम करने के लिए बस खाली गया हुआ है। तो ये जो एमिग्रेंट्स होते हैं जो परमानेंटली चले जाते हैं उनके लिए यहाँ पर बिल भी लेकर आया गया था। इंडियन सरकार ने यहाँ पर एक नया बिल पास किया था, एमिग्रेशन बिल इन 2021। ठीक है, अब जिसका मेजर मकसद यहाँ पर यह था कि जो हम लोग क्या कर सकें, जो एमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग मैनेज कर सकें प्रॉपरली, उनके वेलफेयर के लिए हम लोग काम कर सकें। ठीक है, उनको यहाँ पर उनके विकास के लिए हम लोग काम कर सकें, ये हमारा मेजर फोकस था। प्लस यहाँ पर इसने क्या किया, जो एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी होती है वर्कर्स की, इसके अंदर यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दिए, काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। नाउ यहाँ पर ये जो एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है, इसके अंदर यहाँ पर वही लोग हैं जो कि एक तरीके से जिन्होंने अपना क्लास 10 पास नहीं कर रखा है। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पर चैलेंजेस वो फेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर वही लोग हैं। अब क्या है कि वो लोग भी बेसिकली क्या कर सकते हैं, कंट्री से बाहर जा सकते हैं, दूसरी जगह पर काम कर सकते हैं। वो आप लोग देख पाओगे उनको एक सपोर्ट और सेफ गार्ड वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है इस बिल से। तो बेसिकली यहाँ पर जो एमिग्रेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर इस बिल को लाया गया था। बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स की, अब हम लोग एमिग्रेंट या हम लोग माइग्रेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि इधर से उधर जाके काम कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि लगभग यहाँ पे
जो ये वर्कर्स हैं ये हमारे रेमिटेंस को नहीं बढ़ा सकते जब तक इनके अंदर स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया जाएगा। देखो इनकी स्किल्स भी तो इंप्रूव होनी चाहिए। जब इनके पास ज़्यादा स्किल्स अच्छी होंगी तो एक कंट्री जो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर एक अच्छी स्किल के साथ में काम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा रेमिटेंस ये भेज सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोविज़न है इस बिल का, ठीक है, वो यह है कि भाई जितने भी एमिग्रेंट्स हैं उनको हम लोग रजिस्टर कर सकें, स्किल को अपग्रेड कर सकें और ट्रेनिंग दे सकें। ये यहाँ पर बेसिकली एक अच्छा ऑप्शन रहना चाहिए। और इसी साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो ये वर्कर्स इनको प्रोडक्शन दें इसके ऊपर ही फोकस रहना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे वर्कर्स के अलावा जो 0.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, मतलब कि हमारे देश से जाते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि हर साल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एक डेटा हमारे पास ये बताता है कि भाई बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पर हमारे कंट्री से जाते हैं दूसरे कंट्री में काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उन वर्कर्स के स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। स्किल्स के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉस्ट लगा के उनको हम लोग कुछ फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं। इससे यहाँ पर उन वर्कर्स की काफ़ी मदद हो जाएगी, उनको स्किल्स मिलेंगी और वहाँ पे वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे और उसकी मदद से यहाँ पर आप कह सकते हो ज़्यादा रेमिटेंसेस वगैरह वो कंट्री में भेज पाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर इन एडिटोरियल्स के अलावा जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट है आज का हमारा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को स्किप कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। देन उसके बाद लास्ट में हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है ये 2019 का आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था 2019 के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा देश है जिसने यहाँ पर पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा चावल का एक्सपोर्ट किया है, वो आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।